तो पिछली क्लास में हमने महात्मा गांधी के जीवनी के ऊपर चर्चा किया था और महात्मा गांधी की पढ़ाई से संबंधित उनकी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा, उन्होंने कौन कौन से वहाँ पर आश्रम बनाए, उनकी यात्रा संबंधित जब भारत में आए तो किस तरीके से उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी और साबरमती आश्रम को ही पहले सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, लेकिन जब वो साबरमती की नदी के किनारे स्थानांतरित हुआ तो उसका नाम साबरमती आश्रम कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में पढ़ा, लेकिन अब उन्हीं से संबंधित हम आगे के आंदोलन, क्योंकि हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण यानी गांधी युग के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और जितने भी आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम तक चले उन सभी में महात्मा गांधी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। तो उनका भारत में कौन सा पहला सत्याग्रह हुआ, किस तरीके से वो सत्याग्रह में आगे आए, उनकी चर्चा करेंगे। तो भारत में आते ही उन्होंने सत्याग्रह शुरू नहीं किया, उसके लिए उन्होंने 1 वर्ष का वेट किया। उन्होंने इसके लिए 1 वर्ष का समय का वेट किया और 1 वर्ष समय जो है उनके लिए वो चीज़ों को समझने, यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोगों को समझने के लिए लिया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें ये चीज़ें कहा था कि आप, क्योंकि वो अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप भारत में आए हैं, अफ्रीका में माहौल जो अंग्रेज़ों का था वो और यहाँ पर दोनों जगह डिफरेंट है, तो आप पहले भ्रमण करें पूरे देश में, इधर उधर आप जहाँ भी है आप 1 साल इधर उधर घूमें, देखें यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, गरीबों की, किसानों की, आम आदमियों की समस्या क्या है। तो उन्होंने 1 वर्ष तक किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लिया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन हुआ, वहाँ भी उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद वहीं से चंपारण सत्याग्रह जो बिहार में है, चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो पहले एक ही चंपारण थे, तो कौन से डिवीज़न में है ये? तिरहुत डिवीज़न में। तो बिहार के अंदर जो तिरहुत डिवीज़न के अंदर चंपारण है, वहाँ पर एक नील की खेती हुआ करती थी, उससे संबंधित ये चंपारण आंदोलन है। तो हम चंपारण आंदोलन की बात करते हैं 1917। तो चंपारण आंदोलन की बात करते समय सबसे पहले बात करते हैं कि किसानों की क्या समस्या थी, क्यों महात्मा गांधी वहाँ गए। भाई किसी न किसी कारण से गए होंगे, कोई ना कोई कारण होगा, हम उन कारण को जानते हैं। पहले देखो, महात्मा गांधी वहाँ पर जाने से पहले कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कांग्रेस का, देखो जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी, इस समय एक होम रूल लीग आंदोलन भारत में चला हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन यहाँ चला हुआ था और एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये चीज़ें चलाई जा रही थी। लेकिन आपको पता है कि ये होम रूल लीग आंदोलन जो है वो असफल रही, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों की कुछ बातें मान ली थी एनी बेसेंट, जिससे बाल गंगाधर तिलक उसके विरोध में हो गए थे और अपने कुछ केस के सिलसिले से वो विदेश चले गए, जिसकी वजह से ये जो स्थगित रह गया और होम रूल लीग आगे बढ़ नहीं पाया। तो उसी समय की बात है, एनी बेसेंट को दिसंबर के महीने में ही एनी बेसेंट को 1917 में क्या बनाया गया? कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया और प्रथम महिला बनी कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी। तो महात्मा गांधी उस सभा में शामिल हुए थे, यानी कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी क्या थे? इससे पहले वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन वहाँ भी था। उस 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे तो उन्होंने 1901 में किसमें भाग लिया था? अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद वो वापस 1902 में जब चले गए तो उसके बाद सीधा 1915 में आए। 1915 में आने के बाद उन्होंने 1 साल का भ्रमण किया, पूरे देश को देखा, दौरे पर गए इधर उधर, और उसके बाद जब वहाँ से पता चला तो 1917 के कांग्रेस अधिवेशन में वो भाग लिए। तो भाग लेने पर
बिहार से, चंपारण से ही एक व्यक्ति आए हुए थे बिहार से, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को आने के लिए कहा, लेकिन प्रस्ताव भी रखा था एक व्यक्ति। तो बिहार के एक व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा था। लिखो पहले कुछ बातें। लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ की बात कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? दो गरम दल और नरम दल इकट्ठे हुए थे और मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बीच समझौता हुआ था। ये दो हुए थे, ठीक है। तो लखनऊ अधिवेशन की बात है, क्योंकि पश्चिमी जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था और उसी 1917 में एनी बेसेंट जेल से छूटकर आई थी। जब आपको पता है कि कुछ बातें मान लिया था, तो 1918 में मॉन्टेग्यू घोषणा होता है, जिसको मान लेते हैं। तो देखो, एक दूसरे से संबंधित था। वैसा नहीं कि हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे हैं तो केवल चंपारण के बातों में ही याद रखेंगे, नहीं। आपको उस समय से संबंधित, उसके समकालीन, उसके पैरेलल जो भी बातें चल रही थी, हमें उसको भी याद रखना होगा, उसको भी समझना होगा। तभी हम उस पूरे चीज़ों को अच्छे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ये वास्तव में ये घटना क्यों घटी, महात्मा गांधी को क्यों बुलाया गया, इसके पीछे कारण था। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी क्या थे? उपस्थित थे। तो लिख लो यहाँ पर, पूछा जा सकता है भारत आने के बाद महात्मा गांधी कौन से अधिवेशन में उपस्थित हुए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी या गांधी जी उपस्थित थे। गांधी जी उपस्थित थे कौन से आंदोलन में? और कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। और बिहार के चंपारण से, बेतिया है, बिहार में है ना बेतिया, तो बेतिया से एक राजकुमार शुक्ल आए थे। लिख लो ये सब बातें। क्योंकि हम चंपारण सत्याग्रह पढ़ रहे थे, 1900 लखनऊ के अधिवेशन को हमने जो चीज़ें पढ़ा था वो हमने वहाँ तक छोड़ दिया, उसके आगे की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लखनऊ अधिवेशन से चंपारण सत्याग्रह का क्या संबंध है, हम उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बिहार के चंपारण में बेतिया जगह से राजकुमार शुक्ल आए थे। राजकुमार शुक्ल आए थे बेतिया से। और लखनऊ के वकील, एक लखनऊ के वकील थे, उनकी मदद से उन्होंने प्रस्ताव रखा था। और एक थे लखनऊ के वकील, नाम लिखो, ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद, यानी अब ऐसा नहीं है कि राजकुमार शुक्ल ने सीधा प्रस्ताव रख दिया, नहीं। वो किसी वकील के, क्योंकि जब प्रस्ताव रखा जाता था तो केवल आप नहीं बोल सकते थे, आप प्रस्ताव को पहले किसी वकील के माध्यम से, किसी अच्छे व्यक्ति की जिनकी पहुंच है वहां तक, उनके माध्यम से वो प्रस्ताव रखा जाता था। तो राजकुमार शुक्ल लखनऊ के वकील ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद के माध्यम से, ब्रजकिशोर प्रसाद के माध्यम से चंपारण के किसानों की समस्या, चंपारण के किसानों की समस्या, चंपारण के किसानों की समस्या का प्रस्ताव रखा। यानी पूछा जा सकता है प्रस्ताव किसने रखा था? तो राम कुमार शुक्ल ने रखा था प्रस्ताव। राम कुमार शुक्ल तो बुलाने आए थे, भाई प्रस्ताव पास हो तभी ना आप कुछ कहोगे यहाँ से हमारे पास आइए, चलिए हमारे बिहार में। तो उस समय प्रस्ताव किसने रखा था? ब्रजकिशोर प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था, जो लखनऊ के वकील थे। और राजकुमार शुक्ल ने उस चीज को उनको बताया था। अब ये प्रस्ताव तो हो गया पास, प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया।
अब इस अधिवेशन के अंदर 1916 के अधिवेशन में प्रस्ताव क्या हुआ, पास हो गया। और 1917 में महात्मा गांधी सीधा कहाँ पहुंचे, चंपारण पहुंचे। कहाँ पहुंचे, चंपारण। अब जैसे ही 1917 में जब प्रस्ताव पास हो गया तो 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब जब चंपारण पहुंचे, चंपारण यानी मोतिहारी आप कह सकते हो, ठीक है, तो वहां पहुंचे। अब बात करते हैं कि जब यहां पे आए ना तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी का बहुत विरोध किया। इवन कि चंपारण के क्षेत्र में उनको जो एंट्री थी वो नहीं लेने दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये क्या था, ये क्या प्रस्ताव था, पहले हम बात करते हैं कि समस्या क्या था। क्योंकि भाई देखो, प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन हम इस प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं कि प्रस्ताव क्या था, ये कि क्या चीज था, किसानों की समस्या क्या थी। वहां पे किसानों की ऐसी कौन सी समस्या थी जिसके लिए प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस में। तो वो प्रस्ताव क्या था, वो किसानों की समस्या क्या था। तो यहां देखो समस्या, ताकि आपको समझ में आए कि समस्या क्या था उस समय, क्यों किसान वर्ग के लोग इतने दुखी थे। तो ये जो नील की खेती, मेन क्या था इसका, नील की खेती। मेन क्या था, नील की खेती। और ये नील की खेती जो होता था वो 3 कठिया पद्धति से होता था। नील की खेती कौन सी पद्धति से होता था, 3 कठिया पद्धति से होता था। 3 कठिया का मतलब है 1 कट्ठा में 3 भाग, यानी 3 कट्ठा। आप समझ सकते हो कि 20 कट्ठे में से, हाँ, इसलिए 3/20 भाग कहते हो इसको आप, कट्ठे का, ठीक है। तो 3/20 भाग, और वो भी ध्यान रखना उपजाऊ भूमि पर, ऐसा नहीं कि बंजर भूमि पर। उपजाऊ भूमि पर देखो 3/20 भाग उपजाऊ भूमि पर उनको नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती का मतलब है रंगने के लिए काम आता था। नील जो होता था ना, रंगने के लिए काम आता था, रंगने के लिए, ठीक है, जो विदेशों में बहुत मांग थी इसकी। तो ये जो नील की खेती थी, इस पे लोग पहले से भी कर दे रहे थे भाई। जब ये 100 वर्षों से चला आ रहा था, तो आप बताओ 100 वर्षों में, जब 100 वर्ष से चला आ रहा था तो अब तक तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 1915, 16, 17 के आते आते या 1910 के बाद ये समस्या धीरे धीरे पनपने लगी। तो ऐसा क्या था किसानों के साथ कि ये समस्या होने लगा। भाई आप पहले उपजा रहे थे और पहले भी कर दे रहे थे, पहले भी अगर उपजाऊ नहीं होता था तो आपको कर देना होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि अब आपको कर नहीं देना, अब आपको दिक्कत हो रही है, इन चीज़ों का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले क्या था बच्चों कि 100 साल में, आपको पता है कि 100 साल के भीतर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, औद्योगिकरण चेंज हो गए। तो उस समय क्या हुए कि ये नील जो थे ना, नील, ये थे प्राकृतिक खेती। कैसी थी, यानी ये प्राकृतिक रंग के लिए जाने जाते थे। नील की खेती प्राकृतिक रंग, यानी जो नेचुरल रंग होते हैं ना, उस तरीके से। जैसे आज आप जयपुर में जाओगे तो जयपुर में कपड़ों को रंगा जाता है पत्तों के कलर से, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये नील की खेती होती थी जो कपड़ों को रंगने में काम आती थी। तो पहले तो ये चल ही रहा था। तो अब क्या हुआ कि अब लोग इस चीज को हटा रहे हैं। तो 100 सालों के भीतर जो प्राकृतिक रंग थे वो कृत्रिम यानी जो आर्टिफिशियल रंग हो गए वैसे आ गए। जैसे आपने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल रंग आते हैं। तो आर्टिफिशियल रंग में चीजें बनने लगी क्योंकि कंपनी बन रहे थे, उद्योग बन रहे थे। जब उद्योग बन रहे थे तो आप बताओ, एक कृत्रिम रंग है आर्टिफिशियल और एक है नेचुरल। तो नेचुरल को तो उगाना पड़ेगा तब नहीं नेचुरल बनेगा, और कृत्रिम तो आज बना लो भाई। जैसे चावल है, अब नकली चावल आते हैं, चाइना एक्सपोर्ट करती है।
तो चावल को नकली बनाने में कितना टाइम लगेगा? 1 क्विंटल लो 10 मिनट में तैयार हो गया, 20 मिनट 1 घंटे में तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वही 1 क्विंटल को नेचुरल तरीके से उपजाना हो तो पैसे भी लगेंगे, मेहनत भी लगेंगे। तो उस समय क्या हुआ था कि कृत्रिम रंग यानी उद्योग धंधे की वजह से जो नील की खेती की डिमांड थी ना विदेशों में, वो कम हो गई थी। ध्यान रखना, ये सब चीजें ध्यान रखना है। विदेशों में क्या हो गया, इसकी मांग कम हो गई। अब जब विदेशों में मांग कम होगा तो अंग्रेज तो है नहीं पागल कि वो बिना मतलब क्या भारतीय को पैसा देंगे। तो अंग्रेजों ने इस चीज के लिए मना कर दिया, ठीक है, लेकिन कर लेते थे वो। अब अंग्रेजों ने एक पद्धति बनाई हुई थी, अंग्रेजों ने एक नियम बनाया हुआ था कि अगर कोई भी व्यक्ति इस चीज से छुटकारा पाना चाहता है तो छुटकारा भी पा सकता था, लेकिन उसको मनमाने कर देने होते थे। मतलब कर दो और आप इस पद्धति से छुटकारा पा सकते हो। तो किसान वर्ग के लोग थे, इतना कर दे नहीं सकते थे बिना उपजाऊ के, और अंग्रेज भी जाना चाहते थे, अंग्रेज भी छोड़ सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को तो जाना था ही। तो उन्होंने क्या सोचा, क्यों ना किसानों पर ही सारा चीज थोप दिया जाए। भाई हमें तो छुटकारा चाहिए, अगर यही छुटकारा किसानों को भी चाहिए तो किसान तो कर देकर जाएंगे ना। और अंग्रेज तो छुटकारा चाहते थे, यानी किसान वर्ग भी चाहते थे छुटकारा इस चीज से, क्योंकि उनकी भी डिमांड कम हो गई थी। क्योंकि जो आर्टिफिशियल रंग है ना, कलर, वो बनने शुरू हो गए थे कंपनियों में, तो जिससे नील की खेती का डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। अब जब नील की खेती का डिमांड कम हो गया तो अंग्रेज भी क्या चाह रहे थे, भाई किसी को पैसा देंगे क्या फ्री में, नहीं। तो अंग्रेज भी इस चीज से छुटकारा पाना चाह रहे थे और किसान वर्ग भी छुटकारा पाना चाह रहे थे, क्योंकि वो खेती में उपज तो रहे थे लेकिन उसकी डिमांड नहीं थी, तो खराब भी हो रहे थे चीजों को। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं उपजाऊ बारिश नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो किसानों को नुकसान भी होता था और उनको 3 कट्ठे के हिसाब से पैसे भी मिलते थे। इवन कि अंग्रेजों ने इतने सारे कर लगाए कि पानी तक का कर लगाया। अगर आपके खेत में पानी चलेगा तो आपको पानी का कर देना होगा, 1 कट्ठे का 1 रुपया, 1 पैसा, ऐसे उन्होंने कर लगाया। अब सोचो कि उस समय पानी पीने तक का कर लगता था, पानी खेत में अगर चलाना है, पानी नहर से पानी चाहिए सिंचाई के लिए, उस पानी के लिए आपको पैसे देना होता था। तो अंग्रेजों ने इतने सारे वहां पे कर लगा रखे थे। तो अंग्रेज भी छुटकारा चाहते थे कि भाई हमारा उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, कंपनी कारखाने जो है वो काम कम कर रहे हैं, तो हम यहां से छुटकारा पाना चाहते थे। लेकिन किसान वर्ग एक प्रस्ताव, एक बॉन्ड की वजह से वहां फंसे हुए थे। तो किसान जो चाहते थे कि हमें भी इससे छुटकारा चाहिए। अंग्रेजों को पता था कि किसान भी इससे छुटकारा चाह रहे हैं और हम भी चाह रहे हैं, लेकिन किसान वर्ग तो पैसा देकर ना उस चीज से छुटकारा पाना चाहते थे। और अंग्रेज अगर छोड़ देते सिंपल तो उनका पैसा मिलता नहीं। तो अंग्रेजों ने दबाव बनाया किसानों पर कि आप हमें कर दीजिए और आप यहां से छुटकारा पा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया गया। अब अंग्रेजों को पता था कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके, आंदोलन करके अंग्रेजों का साथ दिया था। तो अंग्रेज जान गए थे कि अब महात्मा गांधी आ गए हैं तो हमें भी इन चीजों से कहीं ना कहीं पर्दाफाश होना पड़ेगा, क्योंकि वकील थे और अंग्रेजों की हर चीजों से वाकिफ थे। वो पहले से ही अफ्रीका में सत्याग्रह लड़े थे ना 1907 में, तो उससे वाकिफ थे। तो इसीलिए जो वहां के पदाधिकारी थे वो जो अंग्रेज थे वो महात्मा गांधी को चंपारण में प्रवेश से बंधित कर रखा था। प्रवेश जो उनका था वो निषेध हो रखा था, मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती महात्मा गांधी वहां पहुंचे। तो मोतिहारी जब पहुंचे वहां पर, तो जो नील बगान जो एक एसोसिएशन होता था इनका, उस एसोसिएशन के जो मेन हेड थे, अध्यक्ष, वो भी इसका विरोध कर रहे थे। किसका? महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी यहां नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि ये कर जो है वो गलत लिया जा रहा है। भाई जब उद्योग धंधे बंद हो गए, आप जब किसी को पैसा नहीं दे रहे तो आपको पैसा लेने का हक तो नहीं है। लेकिन किसान उस बॉन्ड में बने हुए थे, उस एसोसिएशन के बॉन्ड में बने हुए थे, जिसकी वजह से किसान कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग लिया। बात समझ में आ गया? तो ये जो कहानी थी, ये चंपारण के किसानों की 100 सालों से तो कर दे ही रहे थे, लेकिन समय के साथ साथ उद्योग धंधे बंद हो रहे थे, नए नए उद्योग धंधे बढ़ रहे थे, जिससे क्या है, आर्टिफिशियल कलर बनाए जा रहे थे। तो जब आर्टिफिशियल कलर बनेगा तो नेचुरल कलर का कोई मांग नहीं करेगा। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने,
ठीक है, महात्मा गांधी को बुलाया गया ताकि आप इस चीज का समाधान करिए। तो महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? मोतिहारी पहुंचे। मैंने वो कहाँ दिया मारकर, अच्छा, महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे? मोतिहारी। और महात्मा गांधी का पहुंचने पर यहां पर क्या हुआ? इनका विरोध भी हुआ। इनका यहां पर प्रवेश के लिए मना कर रहे थे, प्रवेश मना किया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा इनका प्रवेश क्या था? मना किया जा रहा था। कहां पर? मोतिहारी के अंदर। और महात्मा गांधी ने उस चीज का विरोध किया और प्रवेश ले लिया। और प्रवेश लेने के बाद वहां पर उन्होंने आंदोलन, सत्याग्रह प्रारंभ किया। आंदोलन नहीं, सत्याग्रह। और वहां पर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अब जब सत्याग्रह उन्होंने प्रारंभ किया तो सत्याग्रह में क्या करते? वही करते थे, जनसभाएं करते थे, यात्राएं करते थे, लोगों को जागरूक करते थे। ठीक है, तो यहीं पर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, जनसभाएं करना शुरू किया। तो महात्मा गांधी इस चीज में सफल होते जा रहे थे। और वहीं पर एक दीनबंधु, क्या, हाँ, एंड्रयूज गांधी से मिलने आए। याद उसको? देखो, लखनऊ के अधिवेशन में एक एंड्रयूज थे ना, एंड्रयूज, जो उनसे मिलने आए थे, वहां पर उनके कुटीर में मिलने आते थे। तो दीनबंधु एंड्रयूज आए थे, मुजफ्फरपुर में आए थे। दीनबंधु एंड्रयूज, ठीक है, दीनबंधु एंड्रयूज गांधी जी से मिलने वहीं आए थे, क्योंकि अंग्रेज थे वो, और वो फिजी देश के रहने वाले थे। पूछ लेता कभी कभी कि एंड्रयूज जो मिलने आए थे वो कहां से थे? तो फिजी देश। तो लिख लो यहां पर फिजी, फिजी देश। ठीक है, तो वहां फिजी के थे और मिलकर यहां से गांधी जी से वो चले गए। कुछ भी नहीं हुआ, बस चंपारण आए, उन्होंने जनसभाएं की, यात्राएं किए, लोगों को जागरूक किया। और उनके साथ में कौन कौन थे वो भी लिख लो, पूछ लेता है साथ में कौन कौन से। तो सहयोगी लिख लो एक बार। तो मिलने कौन आए थे? वो एंड्रयूज। सहयोगी कौन थे? पहले लिखो, ब्रजकिशोर प्रसाद कौन थे? जिन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो पहला लिखो, जो यहां पर सहयोगी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। दूसरा लिखो, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन था ना उस समय, उनके सहयोगी में कौन से नेता थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ये नाम याद रखना, ठीक है, ये हमेशा आप गांधी जी के साथ रहेंगे। तीसरा, नरहर पारख, पारिख लिख लो, नरहर पारिख, नरहर पारिख, नरहर पारिख। हाँ, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी, महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। और कौन थे? ये इनके सहयोगी थे। यहां तक समझ में आ गया? चलो, तो अभी तक हमने जो कहानी पढ़ा कि अंग्रेज जो थे वो महात्मा गांधी की एंट्री में क्या करे थे? मना करे थे। लेकिन अंग्रेजों के मनाही की वजह से भी महात्मा गांधी ने वहां पर प्रवेश लिया। और प्रवेश लेने के बाद उन्होंने अपना जो आंदोलन सत्याग्रह है वो अपना शुरू कर दिया। उस सत्याग्रह को जब शुरू किया तो उन्होंने जनसभाएं की, यात्राएं भी किए, लोगों को जागरूक किया हर चीज़ों के लिए। और जब वहाँ से अंग्रेजों को पता चला कि महात्मा गांधी ये सत्याग्रह कर रहे हैं, तो एक समिति बनाई गई, एक जांच समिति बनाई गई। लिखो, ये नाम पूछ लेता है, गवर्नर एडवर्ड गेटे। कौन थे वहाँ पे गवर्नर? गवर्नर एडवर्ड गेटे ने एक जांच समिति बनाई।
जांच समिति बनाई, ठीक है, और उसमें गांधी जी को सदस्य बनाया गया। भाई गांधी जी भी उसके क्या थे, सदस्य बनाए गए। गांधी जी भी सदस्य बने। अब देखो अंग्रेज क्या चाल चल रहे थे। अंग्रेज अब चाल चल रहे थे कि गांधी जी को इसमें सदस्य बना लेते हैं तो गांधी जी हमारी बात मान लेंगे। लेकिन गांधी जी ने इस सदस्यता को लेने के लिए, मतलब सदस्य बना रहे थे, तो उन्होंने कुछ कंडीशन रख दी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो भी बात होगा हम लोगों से, यानी जो यहाँ पे सभा में जो किसान लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, या जो इस हमारे सत्याग्रह में शामिल है, हम उन सबसे क्या करेंगे, पहले सलाह मशवरा करेंगे, तब हम इन चीज़ों को मानेंगे। यानी गांधी जी ने भी अंग्रेजों पर दबाव बनाया कि ऐसा नहीं कि आप मुझे सदस्य बना रहे तो आप मुझे अपने ही रूल के अंदर बाउंड करोगे, नहीं ये तो सदस्य ऐसा नहीं कर सकते। तो महात्मा गांधी ने वो सारे रूल अपने भी रखे कि मैं इसका सदस्य बन रहा हूं तो मैं अपनी ही बातों को रखूंगा, लेकिन अगर आपकी कोई बात है या मेरी कोई बात है तो बिना सलाह के या बिना परामर्श के मैं इस सत्याग्रह में आगे नहीं आऊंगा, इस रिपोर्ट के, जांच रिपोर्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जांच रिपोर्ट कर बना दिए और आप मुझसे मनमानी करवा सकते हो, ऐसा नहीं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे और ये बात अंग्रेजों को भली भांति पता था। ये बात इसलिए महात्मा गांधी को सदस्य बनाया गया ताकि अंग्रेज महात्मा गांधी को अपने ही पक्ष में रख सके, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था कहां पर, अफ्रीका में। तो उनको लगा था कि हमारा ही साथ देने वाले हैं, लेकिन इस बार उन्होंने किसान वर्ग का साथ दिया। तो लिखो कुछ बातें कि भाई मिलने वालों की सलाह पर निर्णय होगा, यानी जो उनसे मिलने आएंगे उस रिपोर्ट में जो मिलने वाले हैं, चलो, तो गांधी जी सदस्य बने थे तो उन्होंने कुछ बातें रखी थी। कौन कौन सी रखी थी, मिलने वाले लोगों के सलाह पर निर्णय होगा, यानी जो मिलने वाले लोग आएंगे उन्हीं की सलाह पर क्या होगा, निर्णय होगा। दूसरा कंडीशन उन्होंने रखा, केवल किसानों के हित की बात होगी, क्योंकि किसानों के लिए जांच समिति थी ना, तो किसानों के हित की बात होगी। और तीसरा, अगर नहीं माना गया, अगर ये निर्णय नहीं हुआ या कुछ चीजें नहीं हुई, गलत होने पर आंदोलन भी किया जा सकता है। गलत होने पर आंदोलन या सत्याग्रह जारी रह सकता है। ये गांधी जी ने अपने विचार कुछ वहां रखे। अंग्रेजों को लग रहा था कि गांधी जी हमसे संपर्क करेंगे तो गांधी जी क्या होंगे, हमारी बातों को रखेंगे, हमारे पक्ष में रहेंगे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसानों के पक्ष में ही सारी बातें रखी। तो गांधी जी को सदस्य बनाया गया उस जांच समिति का। अब कुछ रिपोर्ट भी आया समिति का, तो समिति की रिपोर्ट में क्या आया, लिखो,